आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक रोमांचक और आधुनिक विषय पर। अब आएंगी कृत्रिम बारिश। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन में हर क्षण बदल रहा है और तकनीकी युग में हमें हमेशा नए नए आविष्कारों का सामना करना पड़ता है। इसी तकनीकी युग में एक नया चमत्कार है जो हमें अद्भुत रूप से प्रभावित करेगा, कृत्रिम बारिश। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हो सकता है कि हम अपनी इच्छानुसार बारिश को बुला सकते हैं, या यह कैसे संभव है कि हम जितनी चाहें उतनी सीधी बारिश करा सकते हैं? इस नए और रोमांचक प्रौद्योगिकी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और जानेंगे कैसे इस कृत्रिम बारिश की राहों में बदलेगा हमारा भविष्य। इसे ना देखना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह वाकई मनोहर और आश्चर्यजनक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आएंगी कृत्रिम बारिश का सफर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो कई फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। हम अनाज या चारा विदेश से आयात कर सकते हैं, लेकिन पीने के पानी का आयात कहां से करें? प्राकृतिक रूप से बारिश न होने पर कृत्रिम रूप से बारिश करने के प्रयोग और प्रयास कई वर्षों से किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें शायद ही कोई सफलता मिलती है। और यदि यह सफल भी होता है तो यह निर्धारित करना मुश्किल है कि क्या यह वास्तव में कृत्रिम प्रयोग से गिर गया है। बारिश होने पर यह हमेशा झरना नहीं होता है। सामान्य बरसात के मौसम में हर बादल में नमी का केवल एक अंश यह बारिश के रूप में जमीन तक पहुंचता है। तो मनुष्य जैसे बारिश नृत्य या गर्मी का उपहार, ताकि आकाश थोड़ा अतिरिक्त पानी डालने के लिए उत्साहित हो। हस्तक्षेप का विचार लोग प्राचीन काल से है। कुछ वैज्ञानिकों ने बादल से अधिक बारिश खींचने की कोशिश की। उन्होंने विमान से विभिन्न रसायनों का छिड़काव करके सीधे हस्तक्षेप करने की कोशिश की। क्लाउड सीडिंग के नाम से जानी जाने वाली ऐसी विधियां पहली बार 20वीं सदी में 40 के दशक में विकसित की गई थीं, लेकिन इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना मुश्किल है। उदाहरण के लिए यह कहना मुश्किल है कि इससे कितनी बारिश हुई होगी। हालांकि भारत समेत दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये तरीके वाकई काम करते हैं या नहीं। हालांकि यह स्थिति बदलती दिख रही है। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च (NCR) के शोधकर्ता अंतिम हैं। अब 3 साल से वे अधिक बारिश करने के लिए एक नई विधि की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हिड्रोस्कोपिक लेयर सीडिंग कहा जाता है। आज सबसे आशाजनक प्रणालियों में से एक माना जाता है। इस पद्धति को दक्षिण अफ्रीका में 90 के दशक की शुरुआत में विकसित किया गया था। ये वैज्ञानिक, जिन्हें रेन मेकर्स के रूप में जाना जाता है, जो कृत्रिम रूप से बारिश करने की कोशिश करते हैं, वे अपने वादों को निभाने में विफल रहने के लिए कुख्यात हैं। हालांकि मेक्सिको में NCR प्रयोगों के प्रारंभिक परिणाम बताते हैं कि विधि की प्रभावशीलता का ठोस सबूत वैज्ञानिकों के हाथों में है। ये प्रयोग 1 और साल तक जारी रहेंगे। बारिश करने वाले वास्तव में बारिश शुरू नहीं करते हैं, लेकिन बारिश शुरू होने के बाद बादलों के रोपण से अधिक बारिश को उत्तेजित करते हैं। बादल में पानी, आरी और बर्फ बनने में कुछ जटिल प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिन्हें हम अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। क्लाउड सीडिंग इन प्रक्रियाओं में से केवल 2 के साथ हस्तक्षेप करके बारिश लाता है। ठंडे बादलों में बादल के शीर्ष पर बर्फ के क्रिस्टल को प्रत्येक जल बिंदु का केंद्र बनाने के लिए माना जाता है। इन क्रिस्टल पर पानी की अन्य बूंदें जम जाती हैं, इसलिए वे इतने बड़े हो जाते हैं और बादल से बाहर आ जाते हैं। अधिकांश क्लाउड सीडिंग तकनीकों में इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है। यही कारण है कि सूखी बर्फ या ग्लेशियोजेनिक उत्तेजक बर्फ, जैसे सिल्वर आयोडीन, ऐसे पदार्थों को बादलों में डाला जाता है। ये मौजूदा बूंदों को जमने या नए लोगों का कारण बनता है। क्रिस्टल केंद्रीकृत होते हैं और इस प्रकार बी क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल बीज बी पर नए वाटर पॉइंट बनाते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को सीडिंग के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि बूंदों के बनने की एक अलग प्रक्रिया गर्म बादलों में होती है। धूल के कणों के चारों ओर छोटी बूंदें बनती हैं। फिर जैसे जैसे वे घूमते हैं, वे अन्य बूंदों से मिलते हैं और साथ में वे बड़ी बूंदें बनाते हैं।
जैसे जैसे बूंदें बड़ी होती जाती हैं, वे गिरने लगती हैं। उन्हें अपने रास्ते में अधिक बूंदें मिलती हैं। नतीजतन एक झरना है जिससे बारिश होती है। यह प्रक्रिया समुद्र के ऊपर बादलों में विशेष रूप से प्रभावी है, क्योंकि ऐसे बादलों में समुद्री नमक के कण होते हैं। चूंकि नमक वर्णक हाइग्नोस्कोपिक पानी के लिए एक मजबूत आकर्षण रखते हैं, वे आसपास की नमी को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार बड़ी बूंदों को बनाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। इसलिए बादलों में हाइग्नोस्कोपिक सामग्री के सम्मिलन का एक ही प्रभाव होना चाहिए। इस तकनीक को 1970 के दशक में क्लाउड सीडिंग प्रयोगों में अपनाया गया था, लेकिन आज के वैज्ञानिक 1988 में दक्षिण अफ्रीका में एक उपयोगी खोज में अधिक रुचि रखते हैं। 1988 में जब ग्रीन माथर दक्षिण अफ्रीका में नेल्सप्राइट नग 2 के पास ग्लेशियोजेनिक सीडिंग पर प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि पेपर मिल के धुएं का इसके ऊपर के बादलों में वाटर पॉइंट के गठन पर प्रभाव पड़ा था। ऐसे ही एक बादल के नमूने से पता चला कि इसमें 2 हाइग्नोस्कोपिक नमक पदार्थ पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड शामिल थे, जिससे मिल अनजाने में बादल बन गई। दक्षिण अफ्रीका सरकार से वित्तीय सहायता के साथ बेथलहम वर्षा अनुसंधान परियोजना के साथ काम करते हुए माथर की कंपनी क्लाउडिस्ट ने प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसमें एक छोटे विमान के पंखों में रखी एक विशेष प्रकार की लौ से हिड्रोस्कोपिक पदार्थों को मुक्त करके क्लाउड सीडिंग की गई। हालांकि परिणाम आशाजनक थे। इन प्रयोगों के लिए वित्तीय सहायता 1997 के बाद से सुसंगत नहीं थी। हालांकि 1996 में एनसीएएफ शोधकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका में पाए गए परिणामों का समर्थन करने और दुनिया के अन्य हिस्सों में उपयोग के लिए इस तकनीक का मूल्यांकन करने के लिए कोयला मैक्सिको में प्रयोग शुरू किए। शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा प्राप्त परिणाम वैज्ञानिक प्रक्रिया की नींव का हिस्सा है, जो दूसरे समूह को मिलता है। इसके अलावा उचित प्रायोगिक डिजाइन भी अधिक महत्वपूर्ण है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उनकी लपटें वास्तव में वर्षा को बढ़ाती हैं। शोधकर्ताओं को उन्हीं बीज वाले बादलों के साथ बीजित बादलों की तुलना करनी होगी। कोई प्रयोगात्मक नहीं, 50-50% संभावना है कि टू डू और डू नॉट सीड जैसे कमांड में से एक निकलेगा। ऑपरेटर तब पायलट को बताता है कि हाइड्रोस्कोपिक लपटों को जलाना है या नहीं, लेकिन पायलट के पास कवर भी होता है जिसमें बताया जाता है कि रडार ऑपरेटर इंसान है या नहीं, आग की लपटें जली हैं या नहीं। यह बताए बिना पायलट विमान को एक विशिष्ट पथ पर उड़ाता है जिस पर बाद में सीडिंग होती है। रडार ऑपरेटर यह नहीं कह सकता कि सीडिंग हुई है या नहीं, और वह बारिश की मात्रा को मापने के लिए बादल का निरीक्षण करता है। कुछ उड़ानों के बाद एक ही बादल, बीज और असुधारित की तुलना की जाती है। तब यह निर्धारित करना सांख्यिकीय रूप से संभव है कि बीजारोपण से कोई फर्क पड़ा या नहीं। मेक्सिको में अब तक 10 अलग अलग उड़ानें हुई हैं, जिनमें से 48 को वरीयता दी गई है। यह प्रयोग कुछ इस तरह से हुआ कि कोई पूर्वाग्रह नहीं रहा और प्राथमिक नतीजे दक्षिण अफ्रीका से आए। ऐसा किया जाता है कि प्रयोग से जुड़े और परिणामों का मूल्यांकन करने वालों को कुछ बादल मिलते हैं। यह प्रयोग के परिणामों के साथ मेल खाता है। गाद भरने से किसी विशेष बादल से 30-40% अधिक वर्षा होती है। यह ज्ञात है कि इसे सीड किया गया है या नहीं, लेकिन एनसीआर के ब्रांड फ्रूट का कहना है कि नहीं। इस प्रयोग का विवरण बहुत दिलचस्प है। एक छोटा विमान बादल के नीचे उपयुक्त बादलों की खोज करता है जब बारिश के बादल को घेर लिया जाता है। एक बार जब पायलट को सही बादल मिल जाता है, तो वह रडार ऑपरेटर को जमीन पर सूचित करता है कि वह बैठना शुरू करने के लिए तैयार है। रडार ऑपरेटर तब अनजाने में कार्ड वाला एक कवर खोलता है। कवर में बीज शोधकर्ता यह साबित करने के लिए कम से कम 150 छंटनी करना चाहते हैं कि परिणाम सांख्यिकीय रूप से ठोस हैं। सूखा शायद अतीत की बात बन जाएगा यदि मनुष्य कृत्रिम रूप से बारिश को हटाने में सफल हो जाता है। हालांकि यह देखा जाना बाकी है कि अन्य ऐसे तरीके जो कृत्रिम वर्षा के लिए 100% सुनिश्चित हैं, भविष्य में अवशोषित होते हैं या नहीं। अब आएंगी कृत्रिम बारिश। देखिए क्या है पूरा सच। साइंस इतना आगे बढ़ गया
भविष्य में दोस्तों, वैसे तो भगवान ने हमें बिन मांगे सब कुछ दिया हुआ है। इंसानों ने रोबोट बना लिया, पर वो इंसान जैसा नहीं बन सकता। दोस्तों, कमेंट में थैंक गॉड जरूर लिखे। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा बना। आप सभी से एक अनुरोध है कि आप इस विचार पर अपनी राय साझा करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।